नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा की, क्योंकि अब हम पवन पेड़ा नहीं बोल सकते, पवन बखेड़ा नहीं बोल सकते, तो पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है और एक बार फिर जो है वो इस देश की जनता को दिखा दिया कि कोर्ट और न्यायिक व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ राजनेताओं के लिए बनी है। और अक्सर जब हम भारतीय जनता पार्टी की या नरेंद्र मोदी के 2014 से बाद के कार्यकाल का विश्लेषण करते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी के सामने यही है कि नरेंद्र मोदी इससे कैसे निपटेगा। कहने का मतलब, नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करेंगे, भ्रष्टाचार को मिटा देंगे, खत्म कर देंगे। अब सवाल यह उठता है कि कैसे करोगे, क्योंकि आपकी एजेंसियां वो किसी के ऊपर जो है वो रेड डालेगी, सबूत इकट्ठा करेगी, उसको गिरफ्तार करेगी पूछताछ करके, और उसके बाद में मामला चला जाएगा 24 घंटे के भीतर अदालत के पास, और अदालत उसको जो है वो बाइज्जत बरी कर देगी। आप देखिए, लालू प्रसाद यादव 6 अलग अलग केस में अलग अलग जगह से सजा याफ्ता, लेकिन क्या वाकई में लालू प्रसाद यादव को सजा मिल रही है? और आज आप देखिए तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव किस तरीके से जो है वो हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक है। और ये इस देश की सच्चाई है, आपको और हमको सबको जो है वो इसको स्वीकार करना चाहिए। आपने अभी कुछ मामले देखे होंगे, कुछ यूट्यूबर्स ने, एक जो गोवा का मामला जिसको गिरफ्तार किया गया है, जिसने किसी पादरी के ऊपर जो है वो कोई स्टेटमेंट दिया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो आप उसके बारे में सोचकर देखिए, क्या उसको जमानत मिलेगी? उम्मीद जो है वो कम ही है। लेकिन राजनेता, उसको पूरा एक लाइसेंस मिला हुआ है कि वो कुछ भी कर सकता है। अब कुछ भी का मतलब, जब हम ये कहते हैं ना कि कुछ भी कर सकता है, तो ये इकोसिस्टम इतना मजबूत है कि अगर इस देश में कोई व्यक्ति या कोई राजनेता या कोई मुख्यमंत्री या कोई भी सरकार अगर कुछ अच्छा करना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं होने देगा। उसने तय करके बैठा है कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है और माय लॉर्ड जो कहेंगे वही सबको स्वीकार्य होगा, आप उसके इतर जो है वो फैसला ले ही नहीं सकते। अब देखिए, राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। कब कहा? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तब कहा जब केंद्र सरकार ने अपनी एक रिपोर्ट बंद कमरे में जो है वो जज महोदय को दी। जज महोदय ने उसकी स्टडी की दोनों पार्टियों के वकीलों के सामने, और उसके बाद में तय किया कि राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन अगले ही दिन माननीय जज महोदय, उन्होंने एफआईआर का जो आदेश था उसको रद्द कर दिया और फिर उसके बाद वो केस की सुनवाई से भी हट गए। अरविंद केजरीवाल का ताजा मामला चल रहा है। अरविंद केजरीवाल, जिस सुप्रीम कोर्ट तक की व्यवस्था ने अरविंद केजरीवाल को 5 महीने तक जेल में रखा, क्योंकि यहां पर जेल में रखने का सिर्फ और सिर्फ अधिकार जो है वो अदालत को है, ना तो जो है वो किसी पुलिस को है, ना ही किसी और दूसरी एजेंसी को है, चाहे वो सीबीआई हो या ईडी हो। वो आपको तथ्यों के साथ गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी इसका फैसला जो है वो न्यायिक व्यवस्था ने करना है। तो 2.5 साल मनीष सिसोदिया जेल में रहे, वो लगातार एक के बाद एक जो है वो जमानत की पिटीशन डालते रहे, सुप्रीम कोर्ट तक जाते रहे, लेकिन जमानत नहीं मिली। तो इसका मतलब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जमानत क्यों नहीं दी? उसका आधार क्या था? आखिर उसको, मनीष सिसोदिया को 2.5 साल तक जेल में क्यों रखा? किस अधिकार से रखा? अरविंद केजरीवाल 6 महीने जेल में क्यों रहे? और फिर एक दिन ऐसा आता है कि ट्रायल कोर्ट में बिना ट्रायल के एक अनोखा केस जिसमें ट्रायल ही नहीं हुआ,
ईडी सीबीआई के सबूत ही नहीं देखे और बाइज्जत जो है वो बरी कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया गया। और अब जब ईडी सीबीआई हाईकोर्ट जाती है तो अरविंद केजरीवाल जो है वो सत्याग्रह पर उतर जाते हैं, क्योंकि वो राजनेता है और यह सहूलियत किसी भी आम आदमी को नहीं मिलती है। अब पवन खेड़ा के मामले में मैं ज्यादा तो जो है वो नहीं बोलूंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो एक टिप्पणी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वो टिप्पणी क्या है, उससे पहले हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। पवन खेड़ा जो गलती की, एक राजनेता होने के नाते इलेक्शन से 3 दिन पहले और 3 अलग अलग देशों के जाली पासपोर्ट पेश कर दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया में, सबूतों के साथ। सबूतों का मतलब होता है कि आप पूरे देश के सामने सबूत है कि पवन खेड़ा ने ऐसा किया। आरोप लगाना और दिखाना, ये दोनों में भी फर्क है। उसके बाद में रिंकी भुइया, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, एफआईआर करवाई। पवन खेड़ा वहां से भागते हैं और दिल्ली हाई कोर्ट के बजाय, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के बजाय वो पहुंच जाते हैं तेलंगाना हाई कोर्ट। और आसाम में जो फ्रॉड किया उससे बड़ा फ्रॉड करते हैं तेलंगाना में। और फ्रॉड क्या है, कानून की आंखों में सीधे तौर पर धूल झोंकना। आधार कार्ड का आगे का हिस्सा पवन खेड़ा का और पीछे का हिस्सा कोटा नीलिमा का, उनकी पत्नी का एड्रेस का। अब आप सोचिए कि जाली दस्तावेज आसाम में भी दिखाए और जाली दस्तावेज तेलंगाना हाई कोर्ट में भी। बावजूद इसके तेलंगाना हाई कोर्ट ने 7 दिन की जो है राहत दे दी कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन वो संबंधित न्यायालय में जाए। पवन खेड़ा फिर भी आसाम, गुवाहाटी नहीं गए, वो आते हैं दिल्ली। और दिल्ली में जब वो कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट ये कहता है कि आपको गुवाहाटी जाना चाहिए। गुवाहाटी कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। पवन खेड़ा पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट खुद तय कर ले, क्योंकि हम अगर कुछ कहते हैं तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट खुद ये तय कर ले कि सुप्रीम कोर्ट किसके साथ खड़ा है और सुप्रीम कोर्ट कर क्या रहा है। वो न्याय देने के लिए बैठा है या फिर वो बिकने के लिए बैठा है, ये तय जो है वो न्यायिक व्यवस्था ने करना होता है, जज महोदय ने करना होता है। और ये जब हम कह रहे हैं तो इससे पहला जो हमारा विश्लेषण था तेलंगाना हाई कोर्ट का, उसकी टिप्पणी जो थी वो बड़ी जबरदस्त थी कि रिंकी भुइया जो है वो, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और जो अपराध किया है उसकी इंटरोगेशन होनी चाहिए और कस्टोडियल इंटरोगेशन होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, यह जो बयान था वो राजनीति से प्रेरित था, यह बयान नहीं था, यह जाली दस्तावेजों का मामला था जो पवन खेड़ा ने पेश किए थे छेड़छाड़ करके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस तथ्य के ऊपर, उस टिप्पणी के ऊपर तेलंगाना हाई कोर्ट की आंख मूंद ली, आंख बंद कर ली। तो फिर सवाल यह उठता है कि आखिर पवन खेड़ा को दिल्ली से गुवाहाटी भेजा क्यों था? उसी वक्त तय कर लेना था कि पवन खेड़ा जो है वो निर्दोष है, राजनीतिक जो है वो प्रतिद्वंद्विता के चलते जो है वो इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, तो मामला जो है वो उसी दिन निपट जाता। लेकिन जनता को बेवकूफ कैसे बनाए। और आप और हम ये बात कर रहे थे कि इस बार साइड जो है वो पवन खेड़ा को सबक मिलेगा और इससे जो है वो दूसरे राजनेता हैं उनको भी सबक मिलेगा कि आगे वो चलकर इस तरीके की कोई भी, किसी भी तरीके की टिप्पणी, आरोप लगाएंगे तो वो 10 बार तथ्यों के साथ जो है वो तालमेल बिठाएंगे और उसके बाद आरोप लगाएंगे। लेकिन कोर्ट ने जो है वो खुली छूट दे दी कि राजनेता हो, आप कुछ भी कर सकते हो, जाली दस्तावेज बना सकते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आपको कोई टोकने वाला नहीं है। तो फिर आप देखिए हेट स्पीच के मामले, कई लोगों को जो आम नागरिक होते हैं उनको हेट स्पीच के मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ मामलों में कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो स्वतः संज्ञान लेता है। अब स्वतः संज्ञान कहां लिया? सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया एनसीईआरटी के 8th स्टैंडर्ड की जो बुक थी एसएसटी का, जिसमें एक चैप्टर में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात की गई और पब्लिक डोमेन में है सार्वजनिक तौर पर कि यशवंत वर्मा का मामला क्या है, महाराष्ट्र के सतारा के न्यायाधीश का मामला क्या है, जिसमें जमानत देने के लिए 5 लाख की जो है वो डिमांड की गई थी, रंगे हाथों पकड़ा गया था। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस मित्तल का मामला जो 2009 से चल रहा है
किस तरीके से उसमें जो है वो 15 लाख की रकम मांगी गई थी और गलती से वो दूसरे जज के घर पर चली गई थी। तो ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार ऐसे मामले जो है वो देखे गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जब बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत जो है वो एक्शन लिया, केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि यह बड़ा इंपॉर्टेंट मामला हो जाता है कि इस देश में न्यायिक व्यवस्था कैसे काम करती है। न्यायिक व्यवस्था के लिए बार एसोसिएशन का अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, अपनी उनकी जो है वो एक, जिसको हम कहें कि रूल बुक होती है, जिस रूल बुक में साफ तौर से लिखा हुआ है कि कोई भी सैलरी पेड पर्सन वकालतनामा पेश नहीं कर सकता, वकालत नहीं कर सकता। तो आप सोचकर देखिए, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी दोनों ही जो है वो राज्यसभा के सांसद है और दोनों को ही जो है वो केंद्र सरकार तनख्वाह देती है, उनको सैलरी स्लिप मिलती है। बावजूद इसके वो लगातार जो है वो वकालत कर रहे हैं। क्या न्यायिक व्यवस्था उनको रोक पाई? नहीं रोक पाई। और जब हम एक्सपोजर की बात करते हैं तो आप देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस पार्टी के लिए क्यों जरूरी है। और अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल को यूं ही नहीं पीटा, उस पीटने की वजह भी आपको समझ में आएगी, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल को जेल से रिहा करवाए, बल्कि डिस्चार्ज तक करवाए। और अभिषेक मनु सिंघवी पवन खेड़ा को जितनी मर्जी जो है वो असम की पुलिस या जो भी जो है वो मेहनत करके रह जाए, लेकिन पवन खेड़ा को बचा लिया। इससे पता चलता है कि अभिषेक मनु सिंघवी का वजूद इस न्यायिक व्यवस्था में क्या है। जबकि 2013 में जो कांड हुआ था वो पूरे देश के सामने है, लेकिन फिर भी इस न्यायिक व्यवस्था में तथ्यों के बजाय अगर आप देखोगे तो चेहरा देखकर जो है वो फैसले लेने का ज्यादा चलन साफ तौर से दिखाई देता है। और एक नहीं, कई केसेज में जो है वो इस तरीके के कोर्ट के फैसले जो है वो अप्रत्याशित होते हैं, जो अचानक से सबको चौंका देते हैं। तो आज एक बार फिर पवन खेड़ा जो है, एक तरीके से अगर आप देखोगे तो कांग्रेस पार्टी इसको मुद्दा बनाएगी, क्योंकि भारत मंडपम में ये तो आपको राजनीतिक आरोप लगते हैं, लेकिन भारत मंडपम में जब कांग्रेस नंगी हो गई, एक इंटरनेशनल मंच के ऊपर भारत को बदनाम कर दिया, उसमें न्यायिक व्यवस्था ने क्या किया? जमानत दी और कांग्रेस पार्टी ने उनको जो है वो बहादुर शेर घोषित कर दिया। तो पवन खेड़ा कौन होगा? पवन खेड़ा तो बब्बर शेर है और आने वाले समय में वो तो इससे भी ज्यादा जो है वो कांड करेगा, क्योंकि उनको तो लाइसेंस मिल गया। बाकी सुप्रिया सिन्हा वो तो बहुत पीछे रह जाने वाले हैं। अब पवन खेड़ा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी तपस्या करते हैं। तो आप समझ सकते हैं इस देश के कुछ सुधार जिनकी हम बात करते हैं, लेकिन उन सुधारों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है नरेंद्र मोदी की वो चुनौती जिससे कैसे पार पाएंगे, और वो है न्यायिक व्यवस्था। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।